एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, नमस्कार। और एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसमें से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बना करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, डेस्क्रिप्टिव पेपर में। और अभी इस वर्ष तो बहुत दिग चर्चित रहा है। थंबनेल में देख पा रहे होंगे, व्हाट इज नाटो? सैनिक या राजनीतिक संगठन? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? और 1949 से लेकर के 2022 तक, यानी कि अपने स्टैब्लिशमेंट के ईयर से लेकर वर्तमान समय तक इसकी जो भूमिका देखी गई है उसमें क्या क्या मेजर पार्ट है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डेफिनेटली पिछले 70 वर्ष से अधिक समय का जो विवेचन है उसको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए कुछ ज़्यादा समय चाहिए होता है, लेकिन इन जो यूट्यूब के वीडियोस हैं हमारे, इनकी एक प्रकृति हुआ करती है। उस हिसाब से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप सभी से आग्रह है कि पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा, ठीक है? धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो और कौन कौन से और नए विषय हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, आज जो मैंने एक इनोवेशन किया है जिसमें समय लगता है डेफिनेटली, तो इस इनोवेशन की भी तवज्जो समझिएगा, इसको महत्व दीजिएगा कि इसकी जो पीपीटी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने बना दी है। पिछली बार एनवायरनमेंट का, बिम्स्टेक का जो था वो इंग्लिश में बनाया था। कुछ विद्यार्थियों का आग्रह था कि आप पीपीटी हिंदी में भी अपलोड करा दीजिए, तो दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पीपीटीज बनवा दी हैं, तो आराम से समझने में सहूलियत भी रहेगी। आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले तो ये वाला पेज हम देख लेते हैं। इंग्लिश ऊपर लिखा है मैंने, उसके बाद हिंदी में नीचे लिखा है। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो है एक सैन्य गठबंधन है, ठीक है? मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। हालांकि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो कोल्ड वॉर का है, और कोल्ड वॉर एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे ढंग से समझने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि 2.5-3 घंटे की क्लास आवश्यक होती है। कभी फर्दर उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस कोल्ड वॉर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट कह लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट कह लीजिए, ये नाटो है। एक सैन्य सुरक्षा संगठन के रूप में पश्चिमी यूरोप को सुरक्षित रखने के लिए, अमेरिकी समर्थित जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, और सोवियत संघ या जो साम्यवादी विचारधारा है उसका जो गुट था, पूर्वी यूरोप का जो गुट था सोवियत साम्यवादी विचारधारा का, उनके खिलाफ जो है पश्चिमी यूरोप को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म जो था, साम्यवाद का अवरोध जिसको बोलते थे, इन सारे ही प्रयासों से नाटो का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1949 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया। तब नाटो का जो स्वरूप है वो चेंज हुआ है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नाटो वॉज रिकंसीव्ड एज ए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सहकारी सुरक्षा संगठन के रूप में ये एस्टेब्लिश हुआ है। इसकी प्रकृति वैसी ही मिलिट्री नहीं रह गई है, बल्कि इसमें कई नए डायमेंशन, कई नए आयाम जो हैं वो जुड़े हैं। फिर दूसरी बात है कि मूल सदस्य अगर हम देखते हैं इसके, तो ये मूल सदस्य हैं इसके बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और इसके नाटो के जो वर्तमान सदस्य हैं, 30 कंट्रीज जो हैं इस समय नाटो में शामिल हैं। तो ये राष्ट्रों के नाम तो मुझे लगता है गिनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज हैं और पूर्वी यूरोप की कंट्रीज हैं, पश्चिमी यूरोप जो पूरे कोल्ड वॉर में पूंजीवादी अमेरिकी गुट के साथ जुड़ा हुआ था, पूंजीवादी लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार करता था, वो राष्ट्र इसमें शामिल हैं। और बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से पूर्वी यूरोप के राष्ट्र जो एक समय पर साम्यवादी सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, साम्यवाद की हवा वहां बहा करती थी, वो राष्ट्र भी इसमें शामिल हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाटो का आधार जो है वो संधि के अनुच्छेद 5 में स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा कि जिस समय 1945 में कोल्ड वॉर का स्टार्ट हुआ, एक जो बैलेंस ऑफ पावर नए प्रकार का निर्मित हुआ, यूरोप की जो परंपरागत शक्तियां थी उनका चूंकि अवसान हो रहा था, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, चाहे वो ब्रिटेन था, चाहे फ्रांस था, चाहे जर्मनी था, चाहे इटली था। और वो जो पावर वैक्यूम एक क्रिएट हो रहा था, उस पावर वैक्यूम को भरने का काम दो इन बड़ी महाशक्तियों ने, यूएसएसआर ने और यूएसए ने किया। आइडियोलॉजिकल आधार पर दोनों ही बड़ी डिफरेंट थी। यूएसए पूंजीवाद का, उदारवाद का, लिबरलिज्म का समर्थक था, और सोवियत संघ जो है वो कम्युनिज्म का, साम्यवाद का, मार्क्सवाद का समर्थक था। तो दोनों का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, उस डिफरेंस ने दोनों के जो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हितों का संघर्ष है, उसको प्रेजेंट किया। और वो किसी सशस्त्र संघर्ष में तो परिणत नहीं हुआ, लेकिन एक साइकोलॉजिकल जो वॉर था, मनोवैज्ञानिक जो वॉर था, या वॉर ऑफ नर्व्स था, जो स्नायु युद्ध कहते हैं,
उसमें वो कन्वर्ट हुआ और वही कोल्ड वॉर की स्थिति थी। तो इस कोल्ड वॉर के दौर में 4 प्रमुख मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात करते हैं, नाटो, सीटो, सेंटो एंड वार्सा पैक्ट की। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ना केवल उस समय महत्वपूर्ण था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, बल्कि ये आफ्टर द कोल्ड वॉर या पोस्ट कोल्ड वॉर जो इरा है उसमें महत्वपूर्ण है। अभी हाल में जो 2022 में हम लोग देख रहे हैं, लगातार पिछले 6-7 महीने से, फरवरी से जो रशिया का और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, उस समय पर भी नाटो की भूमिका, नाटो का जो रोल है, नाटो की जो सदस्यता है, नाटो के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो अभियान उसके द्वारा किए जा रहे हैं, वो सब बड़े चर्चित रहे हैं। इस पे हम फर्दर भी कभी बात कर सकेंगे। तो ये जो संधि का अनुच्छेद 5 है, इसमें बेसिक इसकी बात करी गई थी कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में एक या अधिक के खिलाफ जो सशस्त्र हमले हैं, उन सभी के खिलाफ इसको हमला समझा जाएगा। एक विशेष बात यहां ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस ऑफ पावर के साथ साथ एक चीज और चला करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत ये कहता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी किसी एक राष्ट्र पर हमला होगा तो सभी राष्ट्रों की सुरक्षा, जो वहां जुटे हुए हैं, वहां बंधे हुए राष्ट्र हैं एक दूसरे से, उन सभी राष्ट्रों की सुरक्षा खतरे मानी जाएगी और सभी राष्ट्र जो है उस आक्रमण का सामूहिक रूप से प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो इसके ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो भाव है, ये यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 में हम लोग देखा करते हैं। ये आर्टिकल 51 इंग्लिश वाले स्लाइड में लिखा है मैंने, और ये नाटो का एक बेसिक कंसर्न था। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी 2001 में जब WTC पर आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में, और जो 9/11 का घटनाक्रम था, उस समय पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के बाद नाटो ने पहली बार अनुच्छेद 5 को लागू किया। और अक्टूबर में जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका के नेतृत्व में स्टैब्लिश किया गया था, तो जो एक उत्तरी गठबंधन, एक पूरा नाटो के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन निर्मित हुआ, अफगानिस्तान में गया, और जो अलकायदा के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो एक अभियान स्टार्ट हुआ, वहां ये नाटो का संदर्भ विशेष रूप से चर्चित रहा। उसके बाद हम आगे जब चलते हैं इसमें, तो ये देखिए कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पश्चिमी यूरोप है, आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हो गया था। मैंने अभी जैसे कि बात की कि जो 20वीं सेंचुरी है, उसके शुरू के 45 जो साल हैं, उनमें 2 महायुद्ध हो गए, 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध, 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध। इसके अलावा यूरोप के 2 प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शक्तियां थी, दुनिया भर में अपना साम्राज्य उन्होंने फैला रखा था। तो डेफिनेटली इस दौर में आते आते उनकी शक्तियां कमजोर हो गई थी। पूरे यूरोप में ही ये दोनों महायुद्ध लड़े गए थे, भले युद्ध में दोनों शक्तियां जीती, लेकिन इनकी जो मिलिट्री पावर थी, इनका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी। और ऐसी कंडीशन में पश्चिमी यूरोप को सिक्योरिटी देने की आवश्यकता थी, पश्चिमी यूरोप को सुरक्षा देने की आवश्यकता थी। यूरोप एक विभाजित प्रतीत हो रहा था। और इस दौर में, जैसे मैंने कहा कि कोल्ड वॉर की कभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में, 2.5-3 घंटे क्लास के लिए रख लेंगे कभी, जैसा भी होगा, तो उस समय पर ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर पाएंगे। बाल्कन समझौता था, या याल्टा सम्मेलन था, या पोस्टडम सम्मेलन था। तो बहुत सारे राष्ट्रों का जो डिवीजन हो रहा था, उस डिवीजन के परिणाम स्वरूप एक अलग ही प्रकार का सिनेरियो वहां क्रिएट हो रहा था। और ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर अपना प्रभाव जमा रहा था। यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और ईस्टर्न जर्मनी, इन एरियाज में। और जो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेनेलक्स कंट्रीज हैं, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है, ये जो कंट्रीज थी, स्कैंडिनेवियन जो देश हैं, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर अमेरिका का प्रभाव पड़ रहा था। तो पश्चिमी जो पूंजीवादी राष्ट्रों का प्रभाव पड़ रहा था। तो इनको सिक्योरिटी देने के लिए 1949 में नाटो स्टैब्लिश किया गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सोवियत संघ मध्य और पूर्वी यूरोप के सभी राज्यों पर हावी था। फिर विंस्टन चर्चिल ने एक आयरन कर्टेन का एक स्पीच थी 5 मार्च 1946 को, 1946 में ब्रिटेन के चर्चिल के द्वारा, जो कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस भाषण को देते समय तो जरूर वो अपोजिशन के लीडर थे वहाँ ब्रिटेन में। तो उन्होंने ये भाषण कहा था कि पूर्व और पश्चिम, मतलब कि जो यूरोप के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में साम्यवादी प्रभाव इस रूप में आ गया है कि एक आयरन कर्टेन पड़ गया है, एक लोहे का आवरण पड़ गया है, और एक क्षेत्र के लोग दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी का अभाव दिखाई दे रहा है। इसलिए इस आयरन कर्टेन के खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक है कि एक एंग्लो अमेरिकन गठबंधन आवश्यक है। एक स्वतंत्रता की जो दीप शिखा है वो प्रज्वलित करने के लिए, और जो सभ्यता है उसको सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि हम एक गठबंधन का निर्माण करें। तो चर्चिल का बड़ा प्रभावशाली स्टेटमेंट था। कोल्ड वॉर की बिगिनिंग में जो फैक्टर्स हैं, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, उसमें भी चर्चिल के स्टेटमेंट को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर एक ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, उस दौर में कुछ संधियां भी हो रही थी। डंकर्क संधि का मुझे नाम ध्यान पड़ता है। ब्रुसेल संधि हो रही थी, जिसमें यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पश्चिमी यूरोपीय संघ नाम का एक सामूहिक रक्षा समझौता किया।
और उसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका सुरक्षा व्यवस्था पर वार्ता में लगे हुए थे और इन्होंने एक मल्टीलैटरल जो कलेक्टिव डिफेंस का एक प्लानिंग पर चर्चा शुरू की ताकि वेस्ट की सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है उसने 1949 में नाटो के रूप में एक सैन्य संगठन स्टैब्लिश किया। कालांतर में अमेरिका ने सीटो के रूप में, फिर सेंटो के रूप में और भी सैन्य संगठन स्टैब्लिश किए। 55 में यूएसएसआर ने इसका उत्तर देते हुए वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था, जिसमें ईस्टर्न यूरोप के जो राष्ट्र थे, पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे जिनमें साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था, उनको उसने इकट्ठा किया था। बाद में ये हुआ कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुई 1991 में, सोवियत संघ डिसॉल्व हो गया, उसका विघटन हो गया 15 राष्ट्रों में, तो वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। सीटो सेंटो जो है समय के साथ वो भी निष्प्रभावी हो गए, लेकिन नाटो जो है वो बना रहा और अभी भी वो अत्यधिक प्रभावशाली संगठन के रूप में बना। एक विशेष बात यहां और मैं थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में इन चीजों पर भी मैं डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा। यूरोपियन यूनियन का इस पूरे इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में स्टैब्लिशमेंट होता है। 1952 से 57 तक यूरोप के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश होते हैं। यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन न्यूक्लियर एनर्जी कम्युनिटी, यूरोपियन स्टील एंड कोल कम्युनिटी ऐसे इस्टेब्लिश होते हैं और 1973 तक आते आते यूरोपियन यूनियन के रूप में एक वो आकार लेता है ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, ग्लोबलाइजेशन जब चालू होता है 90s के दौर में, तब यूरोपियन यूनियन के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ जो बेसिकली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था। हालांकि 2000 का जो दौर है उसमें यूरोपियन जो यूनियन है उसने अपने जो डिफेंस के जो ऑटोनॉमी है, अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती है, उसको भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। और हाल के वर्षों में नाटो और यूरोपियन यूनियन के मध्य भी एक रिलेशन दिखाई दिया है। इसे भी किसी दिन एक अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी यूक्रेन के संदर्भ में नाटो और यूरोपियन यूनियन के कोऑपरेशन की काफी अधिक बातें हैं, क्योंकि दोनों में ही यूरोप के राष्ट्र शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन में भी यूरोप के राष्ट्र शामिल हैं और नाटो में भी यूरोप के राष्ट्र ही शामिल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इन जुलाई 1989 गोर्बाचोव अनाउंस्ड, गोर्बाचोव सोवियत संघ के जो महासचिव नेता थे, उन्होंने घोषणा करी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्नाइका की नीति उन्होंने घोषणा की थी और इसके माध्यम से उन्होंने आर्थिक जो उदारीकरण की योजना और एक लोकतांत्रिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और सोवियत संघ के जो एक नियंत्रण में राष्ट्र थे, 15 राष्ट्रों का जो समूह था, उन सभी राष्ट्रों में आजादी की एक लहर हुई और 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो उन्होंने कहा कि मॉस्को मध्य और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों का समर्थन नहीं करेगा। इसका मतलब यह था कि अपना जो प्रभाव क्षेत्र था उसको रोलिंग बैक किया जा रहा था, उसको वापस लिया जा रहा था। और मध्य और पूर्वी यूरोप पर मॉस्को के नियंत्रण के परित्याग का मतलब था कि कुछ लोगों ने नाटो को एक सैन्य संगठन के रूप में बनाए रखने की जो आवश्यकता है उस पर सवाल उठाया, विशेष रूप से 1991 में वार्सा संधि के विघटन के बाद। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सोवियत जो साम्यवादी व्यवस्था है उसका प्रतिरोध करने के लिए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवादी सोवियत संघ का प्रतिरोध करना था। और वार्सा पैक्ट जब 1955 में स्टैब्लिश हो गया तब तो नाटो की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई थी। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, शीत युद्ध समाप्त हो गया, वार्सा संधि समाप्त हो गई, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि क्या अब एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नाटो की स्थापना का या नाटो के बनाए रखने का कोई रिलेवेंसी है क्या। और इसीलिए हमारी जो थंबनेल में मैंने बनाया कि सैनिक संगठन या राजनीतिक संगठन, यह प्रश्न बेसिकली 90s के दौर से शुरू होता है और नाटो ने यहां से अपनी जो भूमिका में विस्तार किया है। हालांकि वो बना तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रहा, ऐसा नहीं है कि वो कोई विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन उसकी भूमिका के जो डायमेंशंस थे वो केवल आर्मी या मिलिट्री जो थीम है केवल वही उस पर शामिल नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है वो भी उसमें जुड़ने लगे। कैसे, वो भी हम देखते हैं कि नाटो को यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्पित एक अधिक राजनीतिक गठबंधन में बदलने की आवश्यकता और अवसर दोनों पैदा हुए। ठीक है, अच्छा, ये सारा जो मटेरियल है, मैंने देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नाटो की जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे और ब्रिटानिका की जो वेबसाइट होती है वहां से दो बहुत ऑथेंटिक, और जो मेरे पास इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स हैं उनमें से तैयार किया है, तो बड़ी ऑथेंटिक ये चीजें हैं। मैं रेफरेंस पे हमेशा ध्यान देता हूं, ये आपको पता है। उसके बाद शीत युद्ध के बाद नाटो को एक सहकारी सुरक्षा संगठन, एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित दो मुख्य उद्देश्य इसमें शामिल किए गए। सबसे पहला उद्देश्य देखिए इसमें था कि वार्सा संधि में जो पूर्व विरोधियों के साथ संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। एक तो बाल्कन जैसे यूरोपीय परिधि के क्षेत्रों में संघर्षों को प्रबंधित करने के लिए मैनेज करना था। यहाँ इंग्लिश में हम समझ सकते हैं टू फॉस्टर डायलॉग एंड कोऑपरेशन विद फॉर्मर एडवर्सरीज इन दी वार्सा पैक्ट टू मैनेज
conflicts in areas on the European periphery such as the बाल्कन। बाल्कन समझौता, जैसे मैंने कहा कि पूर्वी यूरोप के विभाजन का निर्धारण हुआ था बाल्कन समझौते में 1944 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय ब्रिटेन और यूएसएसआर के मध्य ही एग्रीमेंट हुआ था। इसमें पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया का, ग्रीस का किस प्रकार से विभाजन होगा, किस प्रकार से किसका प्रभाव नियंत्रण युद्ध के दौरान रहेगा, युद्ध के पश्चात क्या स्थिति होगी, इन सारी बातों पर डिसीजंस लिए गए थे। ठीक है, तो बड़ा महत्वपूर्ण एरिया रहा ये, और यूएसएसआर की ताकत को बढ़ाने में भी इस एरिया में यूएसएसआर के जो प्रभाव ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो इन कीपिंग विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पहले उद्देश्य में नाटो ने उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद का निर्माण किया। इसे हम देख पा रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल, और बाद में यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल द्वारा इसे बदल दिया गया। और फिर इसके बाद इसने राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान के साथ नाटो और गैर नाटो राज्यों के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास और यूरोपीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप फॉर पीस, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, पार्टनरशिप फॉर पीस कार्यक्रम, क्योंकि इस कार्यक्रम में नाटो ने अपने साथ, रोचक बात यह है कि यूक्रेन और रशिया को भी उसने शामिल किया। देखिए किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में कन्फ्लिक्ट ओरिएंटेशन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से राष्ट्र जो है अपने स्वरूप में, अपनी प्रकृति में, अपने उद्देश्यों में, अपने गठबंधन में परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार अपने साध्य और साधन दोनों में परिवर्तन करते हैं। कहाँ तो नाटो सोवियत संघ का विरोध करने के लिए आया था, सोवियत संघ के विरुद्ध जो है पूंजीवादी राष्ट्रों को, पश्चिमी ताकतों को एकजुट करने के लिए आया था, और कहाँ एक दौर ऐसा आया कि जब 94 में उसने पार्टनरशिप फॉर पीस कार्यक्रम स्थापित किया, तो इसमें पूर्वी सोवियत गणराज्य और सहयोगी रूस और यूक्रेन के साथ विशेष संबंध भी स्थापित किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें कि दूसरा उद्देश्य था नाटो के सैन्य बल के पहले उपयोग में शामिल, जो उसका ओरिजिनल जो उसका ऑब्जेक्ट था नाटो का, वो इसका दूसरा उद्देश्य रहा आफ्टर दी कोल्ड वॉर। ये बात चल रही है। 1995 में उसने बोस्निया और हर्जेगोविना के युद्ध में प्रवेश किया और इस क्षेत्र में नाटो शांति सैनिकों को तैनात करने की आधारशिला रखी, नाटो पीस कीपिंग ट्रूप्स इन दी रीजन। ठीक है, और फिर एक महत्वपूर्ण बहस इस समय प्रेरित हुई कि क्या यूरोपीय संघ की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने से, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि इसी दौर में यूरोपियन यूनियन का भी निर्माण हुआ था, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो अपने आप को एकीकृत करते रहे पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोपीय संघ के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ, जो बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टैब्लिश हुआ। बाद में उन्होंने महसूस किया कि अपनी सुरक्षा के लिए केवल नाटो पर निर्भर रहना किस हद तक उचित होगा, तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुद भी प्रयास किए जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े राष्ट्र यूरोपियन यूनियन में शामिल रहे, फ्रांस इसमें शामिल रहा, जर्मनी इसमें शामिल रहा, ब्रिटेन इसमें शामिल रहा, जिनकी अपनी एक जो है मिलिट्री पावर, अपना एक डिफेंस सेक्टर जो है बड़ा मजबूत रहा है। हालांकि इन राष्ट्रों की जो भागीदारी है वो नाटो के मंच पर भी दिखाई दी। ठीक है, तो नाटो के साथ भी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव इन राष्ट्रों का दिखाई दिया। फिर एक ये भी बात हुई कि नाटो के भविष्य की चर्चा, कुछ ने तर्क दिया कि गठबंधन को भंग कर दिया जाए, और अन्य लोगों ने रूस को भी शामिल करके नाटो के सदस्यता के व्यापक विस्तार का इस समय आह्वान किया। ठीक है, तो नाटो की देखिए भूमिका किस प्रकार बदलती रही है। फिर बिल क्लिंटन का जो दौर आया अमेरिकी राष्ट्रपति, उस दौरान पूर्व सोवियत सहयोगियों को शामिल करने के लिए नाटो सदस्यता को धीरे धीरे इसमें बढ़ाया गया था। ठीक है, और विस्तार के समर्थकों ने इसमें, देखिए ये मैंने लाइन लिखी है यहाँ, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, इन्होंने नाटो को 1999 में 1999 में ज्वाइन कर लिया। ये सब ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी जो सोवियत प्रभाव में रही, बल्गारिया है, इस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुआनिया है, यानी जो हम कहते हैं बाल्टिक प्रदेश हैं जहां सोवियत संघ का पूरा प्रभाव था शीत युद्ध में, वो इसमें शामिल हुए। रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया वर एडमिटेड इन 2004, और अल्बानिया और क्रोएशिया जो है वो 2009 में इसमें शामिल हुए। ऐसे जो फर्स्ट वाली स्लाइड है उसमें 30 कंट्रीज के मैंने नाम दिए हैं, आप उसको नाम देख लीजिए, रटने की जरूरत तो नहीं है, एक थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र इसमें शामिल हैं। एक इसमें बात हमें ध्यान रखनी है लास्ट इसमें, कि विस्तार के समर्थकों ने तर्क दिया कि नाटो सदस्य राज्यों को यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में एकीकृत करने की लंबी प्रक्रिया शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका था। कुछ लोगों को भविष्य में रूसी आक्रमण की भी आशंका थी, और उन्होंने सुझाव दिया कि नाटो की सदस्यता नए लोकतांत्रिक शासनों के लिए स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देगी, क्योंकि इस दौर में एक्चुअली जो रशिया से जो पार्ट अलग हुए थे उन एरियाज में कुछ विद्रोह दिखाई देते हैं 90s के दौर में। मैंने जैसा कहा कि कभी कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर पर कभी विस्तार से जब चर्चा करेंगे निकट भविष्य में, जो आपके विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है, तो इस दौर में किस प्रकार से यहाँ संघर्ष हुए उन पर मैं अलग से बात करूंगा। आज तो केवल नाटो का हमने संदर्भ लिया है। तो उस दौर में ये महसूस किया, अगर खासकर 2013-14 में
जब यूक्रेन का क्रीमिया का संकट उत्पन्न हुआ, और उसके बाद अभी 2022 में जो यूक्रेन और रशिया का संघर्ष हुआ है, उस समय पर ये जो आशंका थी नाटो के विस्तार की, नाटो को बनाए रखने की, ये कुछ लोगों की आशंका जो थी सच साबित हुई। उन्हें महसूस हुआ कि नाटो के बने रहने से एटलीस्ट यूरोप का जो पश्चिमी यूरोप का तंत्र है, जो पूर्वी यूरोप का सुरक्षा तंत्र है, वो मजबूत रहेगा, और जो कलेक्टिव सिक्योरिटी एफर्ट है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी एफर्ट बनाए रखे जा सकेंगे। देखिए यहाँ मैं एक बात और यहाँ कह दूं कि हम ये बात यहाँ नहीं कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध है उसमें रूस का जो पर्सपेक्टिव है वो कितना सही है, यूक्रेन का पर्सपेक्टिव कितना सही है, नाटो का जो दृष्टिकोण है वो कितना सही है, यूरोपियन यूनियन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें अमेरिका का जो संदर्भ है वो कितना महत्वपूर्ण है, वो अलग विषय है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आईआर इतना विशाल का विषय है जिसपे हम एक टॉपिक की चर्चा करते समय बेहतर होता है केवल उससे रिलेटेड चीजों पर बात करें, दूसरी जो बातें उससे अटैच्ड हैं उन पर हम नेक्स्ट किसी वीडियोस में बात कर लें, ताकि सारे जो उसके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, सारा जो एक पर्सपेक्टिव है, सारा जो परिप्रेक्ष्य और संदर्भ है, रेफरेंसेस हैं, वो हमारे क्लियर हो सकें। तो आज जो मैंने बात की वो बात ये की है, इसका जो एक हम कहते हैं कि सार है, वो सार इस रूप में है कि नाटो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो एक सैन्य सुरक्षा तंत्र जो था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो एफर्ट था, वो उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो अभी भी उसकी मेजर थीम है, मेन थीम के रूप में शामिल हुआ है। अभी 2022 में एक उसने अपना एक समिट भी नाटो के द्वारा किया गया, यूक्रेन और रशिया के इस संकट के बीच में सामूहिक सुरक्षा के एफर्ट्स पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें भी उसमें की हैं, करंट इवेंट के रूप में। संभवतः जून में ये इवेंट हुआ था। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाटो जो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर उसकी भूमिका थी, पोस्ट कोल्ड वॉर में वो भूमिका खत्म नहीं हुई, लेकिन उसमें कुछ अलग चीजें डेवलप हुई। प्रारंभ में हमने देखा कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में इसमें शामिल हुई, रशिया के साथ भी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ रिलेशनशिप नाटो की मेंटेन हुई थी 2000 के दौर में, और स्पेशली कुछ जैसे टेररिस्ट जो खतरे थे, टेररिज्म के जो खतरे थे, विभिन्न प्रकार के जो सीमाओं की सुरक्षाओं के जो संदर्भ थे, वहां नाटो के साथ रशिया की उस दौरान बातचीत होने लगती थी। लेकिन पिछले एक दशक में जिस प्रकार से विश्व का सिनेरियो बदला है, नए प्रकार के शक्ति संतुलन क्रिएट हुए हैं, नए प्रकार के जो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव जो है निर्मित हुए हैं, उसमें नाटो की जो भूमिका है उसमें पॉलिटिकल जो इंप्रेशन है वो क्रिएट जरूर हुआ है, लेकिन उसका अभी भी जो मिलिट्री स्वरूप है, जो राष्ट्रों को, उसके जो सदस्य राष्ट्रों को एक ग्रुपिंग करते हुए जो कलेक्टिव सिक्योरिटी एफर्ट, कलेक्टिव जो एक सिक्योरिटी देने का जो उसका मेन थीम या मेन एम था, वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो अगर हम इस बात के सार में जाएं तो डेफिनेटली हमारा ये तर्क होगा कि नाटो जो है बेसिकली इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, ये स्थापित हुआ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही। हालांकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक फैक्टर्स इसमें पोस्ट कोल्ड वॉर हम देख पा रहे हैं, देखना उसमें शामिल किया। जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा उदाहरण की ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ नाटो की काफी अधिक रिलेशन पिछले 20-22 सालों में, काफी अधिक रिलेशन, काफी अधिक टॉक, काफी अधिक जो है इनकी बातचीतें होने लगी, और खासकर वर्तमान का जो दौर है रशिया और यूक्रेन के संघर्ष का, वहां पर यह सहयोग रशिया को रोकने के लिए, यूक्रेन को सहायता देने के लिए, ये काफी अलग रूप में इसके एफर्ट देखने को हमको मिले। कालांतर में किस दिन रशिया यूक्रेन पर हम जब वीडियो बनाएंगे, फिर यूरोपियन यूनियन पे वीडियो बनाएंगे, तो उस समय ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एक संक्षिप्त सा वीडियो मैं देख पा रहा हूं कि करीब करीब 23-24 मिनट का वीडियो हो गया है। तो देखिए, इसको बार बार देखा कीजिए। पीपीटी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल देता हूं, डिस्क्रिप्शन जरूर देखा कीजिए, उसमें मैं सारी डिटेल, जो चैनल है, जो एप्लीकेशन है पॉलिटिजोन मेरा, तो इस पे जो भी डिटेल है उसके लिंक वगैरह सारे डाल देता हूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा और किन किन टॉपिक पे हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, निकट इसमें मैं कुछ कुछ और चीज़ें भी इसमें लगातार लाने का प्रयास कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिन से आप देख पा रहे होंगे। तो बिल्कुल आप लोगों के द्वारा जो उत्साहवर्धन है उसकी डेफिनेटली आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब सारा पढ़िए, खूब खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।